गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, जीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर है प्लेटो। और आज के लेक्चर का टॉपिक है साम्यवाद का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज हम परिवार विषयक साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ ही परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था को भी प्रस्तुत किया है। दोनों ही प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य अभिभावक वर्ग को ऐसा स्वस्थ भौतिक वातावरण देना है जो उन्हें नैतिक पतन से बचाए और वे अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सकें। अतः उद्देश्य की दृष्टि से साम्यवाद के यह दोनों प्रकार एक दूसरे के अनुपूरक है। प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति से वंचित करने के साथ साथ निजी परिवार से भी वंचित कर देता है, ताकि वे पूर्ण कुशलता, एकाग्रता और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। प्लेटो का विचार था कि परिवार एवं निजी संपत्ति एक दूसरे से संबद्ध है। परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन के लिए बाध्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति लगभग परिवार के लिए येन केन प्रकारेण संपत्ति अधिक से अधिक जुटाने का प्रयत्न करता है। राज्य के विवेक तथा उत्साह का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक वर्ग के लोग भी परिवार के लिए संपत्ति संग्रह की वृत्ति को अपना लेते हैं। बारकर के शब्दों में संरक्षक वर्ग के पारिवारिक जीवन का उन्मूलन करना प्लेटो को निजी संपत्ति के उन्मूलन का एक अवश्यंभावी उपसाध्य प्रतीत हुआ है। इसलिए यदि अभिभावक वर्ग का ध्यान संपत्ति संचय की वृत्ति से हटाना है, तो यह जरूरी है कि इस संचय वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली परिवार नामक संस्था का ही उन्मूलन कर दिया जाए। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ परिवार का साम्यवाद करना भी जरूरी समझा, क्योंकि इसके बिना संपत्ति के साम्यवाद का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। परिवार के साम्यवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने कहा है, अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनके संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपने संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। अब हम देखते हैं प्लेटो ने अपनी परिवार संबंधी साम्यवाद की योजना के पक्ष में क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह एवं चिंता से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को ऐसी हानिकारक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति और प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं पैदा करती है। पारिवारिक मोह और चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के कर्तव्यों का संपादन उतनी ईमानदारी से नहीं कर सकता जितनी ईमानदारी के साथ इस वर्ग के व्यक्तियों को करना चाहिए। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। सेकंड पॉइंट है राज्य में एकता की दृष्टि से उचित है समस्त अभिभावक वर्ग एक बृहत् परिवार का रूप धारण कर लेगा। परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना पैदा करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत जरूरी समझता है। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। प्लेटो के दृष्टिकोण को बारकर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की मुक्ति तथा समान अधिकार, यह राज्य के लिए भी हितकर है। एथेंस में प्लेटो के समय में सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका काम केवल घर की चारदीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करने तक ही था। प्लेटो परिवार की साम्यवादी योजना के द्वारा स्त्रियों को परंपरागत जीवन प्रणाली से स्वतंत्र देखना चाहता था और उन्हें पुरुषों के समान सार्वजनिक जीवन में सक्रिय देखना चाहता था, क्योंकि प्लेटो का विचार था कि इससे राज्य को स्त्रियों की योग्यता और क्षमताओं का भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिक दृष्टि से उपयोगी है, श्रेष्ठतम नागरिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। प्लेटो आनुवंशिक आधार पर यह विचार प्रकट करता है कि श्रेष्ठ माता पिता की संतान भी श्रेष्ठ होती है। बार्कर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हो, वरन उसका जन्म भी उचित रूप से चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का संतुलन रहेगा, आदर्श नगर राज्य के लिए यह आवश्यक है। प्लेटो की परिवार के साम्यवाद की योजना का एक प्रमुख उद्देश्य आदर्श नगर राज्य की जनसंख्या को आदर्श सीमा में बनाए रखना है। प्लेटो के अनुसार विवाहों की संख्या को हम शासकों के स्वविवेक पर छोड़ देंगे। वे इस लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखेंगे कि युद्धों, महामारियों आदि से जनसंख्या की होने वाली हानि के बाद भी नागरिकों की जनसंख्या यथासंभव स्थिर रहे और वे ऐसे सभी संभव प्रयत्न करेंगे कि हमारा राज्य न तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो पाए और न छोटा रह जाए। लास्ट पॉइंट है संपत्ति के साम्यवाद की पूर्ति या इसके लाभ परिवार के साम्यवाद की योजना के लागू होने पर ही प्राप्त हो सकेंगे। जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपत्ति के साम्यवाद की रचना की गई, वे उद्देश्य पूर्ण रूप से तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते जब तक कि संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ परिवार के साम्यवाद की योजना भी लागू नहीं की जाए। यदि अभिभावक वर्ग को स्थायी विवाह करने का अधिकार दिया जाएगा तो स्थायी परिवार भी बनेंगे, जिनके संचालन के लिए निजी संपत्ति भी जरूरी होगी। इस स्थिति में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद की योजना भी लागू नहीं हो सकती। इस प्रकार संपत्ति के साम्यवाद तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब इसके अनुपूरक के रूप में परिवार के साम्यवाद की योजना भी लागू की जाए। अब हम देखते हैं परिवार के साम्यवाद की आलोचना कि वो कौन से आधार हैं जिन आधारों पर अरस्तु और अन्य विचारकों ने परिवार के साम्यवाद की आलोचना की है। फर्स्ट पॉइंट है पशु जगत के नियम मानव समाज में लागू करना अव्यावहारिक है। प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की व्याख्या एवं समर्थन के लिए पशु जगत के अनेक उदाहरण दिए हैं और ऐसे उदाहरणों के आधार पर प्लेटो ने अस्थायी विवाह संबंध का समर्थन किया है। आलोचकों का कहना है कि पशु जगत के नियमों को मानव समाज में लागू करना अनैतिक है, अव्यावहारिक है और मानव समाज का स्तर गिराना है। सेकंड पॉइंट है न्याय सिद्धांत के विरुद्ध व्यवस्था है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए, परंतु प्लेटो का परिवार का साम्यवाद इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। स्त्रियों के लिए स्वाभाविक गुण बच्चों का पालन पोषण है और इसमें उन्हें सहज कुशलता भी प्राप्त हो सकती है, परंतु प्लेटो परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत को लागू करके अभिभावक वर्ग की स्त्रियों को इस स्वाभाविक कार्य से वंचित रखता है, जो कि आलोचकों की दृष्टि में उचित नहीं कहा जा सकता।
नेक्स्ट पॉइंट है पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को दृष्टिगत नहीं रखकर प्लेटो ने मानव मनोविज्ञान की अवहेलना की है। प्लेटो की साम्यवादी योजना में मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा हुई है। प्लेटो ने अस्थायी विवाह संबंधों की बात कही है और प्लेटो ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि स्त्री और पुरुष के बीच में नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संबंध भी होता है। अतः अस्थायी विवाह संबंधों को उचित नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का अंत अनुचित है। परिवार तो नैतिकता के विकास और नागरिकता के गुणों की श्रेष्ठ पाठशाला है। प्लेटो परिवार के महत्व को समझने में असमर्थ रहा है। परिवार का अंत मानव समाज के हित में नहीं होगा। राज्य की तरह परिवार भी मानव स्वभाव से उत्पन्न संस्था है। यह भी राज्य की तरह प्राकृतिक संस्था है। इसलिए राज्य के नाम पर परिवार का अंत उचित नहीं है। प्लेटो ने परिवार को स्वार्थ और संकीर्णता के संस्कार देने वाली संस्था माना, परंतु ये वास्तव में नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने परिवार को नैतिक गुणों को सिखाने वाली संस्था माना, जैसे सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन, परस्पर समन्वय। ऐसे गुणों का विकास परिवार में रह करके ही हो सकता है। प्लेटो ने राज्य के सार्वजनिक शिशु गृहों में बच्चों के पालन पोषण की बात कही। ये भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि इस तरह के सार्वजनिक शिशु गृहों में जो बच्चे रहेंगे तो माता पिता का ध्यान बच्चों पर नहीं रहेगा। उनका पूरा काम जो है वो सार्वजनिक जीवन के प्रति कर्तव्यों का पालन करने की ओर रहेगा। परंतु प्लेटो की इस योजना के असफल होने की ही संभावना अधिक है। प्लेटो की योजना इस विश्वास पर आधारित है कि माँ बाप और संतान एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, इसलिए पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मानव स्वभाव ही ऐसा है कि माँ बाप और संतानों में यह जिज्ञासा हमेशा ही बनी रहेगी कि वे एक दूसरे की पहचान करें। आकृति, स्वभाव और अन्य उपायों के द्वारा परस्पर ऐसी पहचान करना असंभव नहीं है। तो इस प्रकार ऐसा होने पर प्लेटो की परिवार विषयक जो साम्यवाद की योजना है वो भी असफल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठ संतति की कोई गारंटी नहीं है, यह अनैतिक व्यवस्था है। मानव के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही तत्वों का अपना महत्व है। प्लेटो ने श्रेष्ठ माता पिता की संतानें श्रेष्ठ होती है ऐसा कहकर आनुवंशिकता के तत्व को तो पर्याप्त महत्व दिया है, परंतु वह अभिभावक वर्ग की संतान को उचित वातावरण नहीं दे सकता है। प्लेटो की परिवार की योजना में जो कहा गया है कि सार्वजनिक शिशु गृहों में राजकीय कर्मचारियों की देखरेख में बच्चों का पालन पोषण होगा, तो आलोचकों का मानना है कि इस तरह से जो बच्चे बड़े होंगे उनका भावनात्मक और नैतिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा। यह सिर्फ परिवार में ही संभव है। वास्तविक माता पिता का स्थान जो है वो राजकीय कर्मचारी नहीं ले सकते हैं। स्नेह, अपनत्व, प्रेम, विश्वास ये गुण परिवार में रहकर ही विकसित होते हैं। तो इन सबके अभाव में बच्चे राज्य के श्रेष्ठ नागरिक आगे जाकर के सिद्ध होंगे, इसमें असंशय है। परिवार के साम्यवाद में पले बच्चों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए अरस्तु कहते हैं, प्लेटोवादी पुत्र होने से चचेरा भाई होना अच्छा है। अरस्तु ने प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचनाएं की है। जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार है कि परिवार के साम्यवाद से एकता के स्थान पर सामाजिक अव्यवस्था होगी।
इस व्यवस्था में बच्चों का विकास सबका उत्तरदायित्व होगा, किंतु इससे बच्चों की उपेक्षा होगी, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। परिवार की व्यवस्था का अंत करके अनेक सद्गुणों का अंत हो जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि माता पिता और बच्चे एक दूसरे को पहचान लेंगे, और ऐसा होने पर संपूर्ण साम्यवादी व्यवस्था ही असफल हो जाएगी। राज्य बहुल संस्था है, उसकी एकता पर अत्यधिक बल देना उचित नहीं है, इससे राज्य का ही अंत हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवादी विचारों में अनेक दोष है। प्लेटो को अपने दार्शनिक शासक और सैनिकों के विवेक और साहस में पूर्ण विश्वास नहीं था, और इस बात की आशंका थी कि बाह्य वस्तुएं परिवार, संपत्ति और शासक वर्ग के विवेक और साहस को कुंठित कर सकते हैं। शासक वर्ग में इस प्रकार अविश्वास व्यक्त करने के साथ ही प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना की प्रभावशीलता में भी अविश्वास व्यक्त कर दिया, और इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद की अत्यधिक कठोर अनुशासन की योजना को प्रस्तुत किया। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो ये है कि अभिभावक वर्ग के नैतिक विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना। ग्रीन के अनुसार प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य नैतिक मानव जीवन के मार्ग की बाधाओं अथवा मानव मस्तिष्क के ऊर्ध्वगामी विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना है। संपत्ति के साम्यवाद के समर्थन में प्लेटो का यह तर्क एकदम उचित है। अच्छे शासन के लिए जरूरी है राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण किया जाए, परंतु व्यवहार में संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव जीवन में निजी संपत्ति की व्यवस्था का अपना महत्व है। और जहाँ तक परिवार के साम्यवाद का संबंध है, यह सिद्धांत और तर्क की दृष्टि से भले ही कितनी ही आकर्षक और उचित व्यवस्था लगे, परंतु परंपरागत नैतिकता, संस्कृति और मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से यह पूर्णतया अव्यवहारिक है। प्लेटो को स्वयं भी अपने जीवन काल में ही साम्यवाद के सभी पहलुओं की अव्यवहारिकता का आभास हो गया था, और इसलिए प्लेटो ने वृद्धावस्था में लोज नामक ग्रंथ की रचना की। लोज में प्लेटो ने शासक वर्ग को सीमित मात्रा में संपत्ति रखने और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान कर दिया। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे।